नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 15th और 16th अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको उस चैनल पर डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और आपको तो पता है, हर एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सके। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। 15th और 16th अप्रैल 2024 की जो हमें सबसे पहली न्यूज देखने मिल रही है वो है मदरसे को लेके। ये जो न्यूज है इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में, क्योंकि मदरसे पे न्यूज है, रिलीजन को लेके न्यूज है, तो पॉलिटी में जाएगा। अब हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट जो होता है उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लाया है। यानी अब कुछ समय पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जो था उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था। ये ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लाया, इस ऑर्डर को रोक दिया गया है। और इसको ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने डिक्लेयर किया था यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़ा स्टे लाया जाए, अभी से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। तो एक यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2024 ये न्यूज में रहा है, इसलिए मदरसा जो होता है ये न्यूज में आ गया है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मदरसा क्या होता है, ये हमें नहीं पता, तो आप टेंशन मत लीजिए, अब आपको पता चलेगा कि मदरसा होता क्या है। मदरसा एक इंस्टीट्यूशन होता है हायर एजुकेशन का। याद रखेगा, इस्लामिक साइंसेस यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, मुस्लिम्स जो है उनके लिए ये मदरसा होता है। अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे ये जो वर्ड है मॉडर्न टाइम्स में इसको रेफर किया जाता है। यानी अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज जो है वहाँ पे मदरसा यानी क्या, तो मॉडर्न टाइम्स में इसको रेफर किया जाता है कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जहाँ एजुकेशन पढ़ाया जाता है, स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जहाँ दिया जाता है, उसे मदरसा कहा जाता है। पहले के जो मदरसे थे वो डेवलप हुए थे मॉस्क में ही, क्योंकि मॉस्क में ही ओकेजनल लेक्चर्स लिया करते थे लोग और यहीं पे फिर सब कुछ पढ़ाया जाता था। बट ओरिजिन जो है मदरसे के, वो अगर देखा गया यही मस्जिद में या फिर मॉस्क में, तो ये शुरू हुए हैं खुरासन या फिर ट्रांसऑक्सियाना से। तो एक रीजन है एशिया का खुरासन या फिर ट्रांसऑक्सियाना, यहाँ पे ये डेवलप होना शुरू हुए 10th सेंचुरी में। और अब इनको नॉर्दर्न ईरान भी कहा जाता है, आज के मॉडर्न डेट का नॉर्दर्न ईरान। तो यहाँ से मदरसा जो ये ओरिजिन होना शुरू हुए। और 12th सेंचुरी तक अगर बात करें तो मदरसा जो होते हैं वो डैमेस्कस, बगदाद, मूसल और बाकी मुस्लिम सिटीज तक पहुंचने लगे। मदरसा जो है उसका फंक्शन 20th सेंचुरी तक चला, एक थियोलॉजिकल सेमिनरी करके, लॉ स्कूल करके। यानी अगर देखा गया तो यहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड ही ये मदरसा हुआ करते थे, जहाँ पे आपको रिलीजन नॉलेज, रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता था। तो रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता था, वहाँ का जो करिकुलम था वो मेनली हम कहेंगे फोकस था कुरान और हदीस पे। तो हदीस और कुरान इसके ऊपर की जितनी भी टीचिंग्स है, इसके अंदर जितना भी नॉलेज है वो यहाँ पे दिया जाता था। अरेबिक ग्रामर और लिटरेचर भी आता है बाद में, मैथमेटिक्स, लॉजिक और सम केसेस में नेचुरल साइंसेस भी स्टडी किए गए मदरसा में बाद में। तो इस्लामिक थियोलॉजी और लॉ के साथ साथ ये चीज़ें भी पढ़ाने शुरू हो गई है। ये जो मदरसा होता है, ये जो ट्यूशन होती है, ये फ्री में होती है। उसके साथ साथ खाना भी दिया जाता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको रहने की भी व्यवस्था कर दी जाती है, लॉजिंग, मेडिकल केयर भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इंस्ट्रक्शन यूजुअली जो दिए जाते हैं वो इसी के प्रीमाइसेस यानी कोर्ट यार्ड में ही दिए जाते हैं। प्राइमरीली जो टेक्स्ट बुक होती है उसको मेमोराइज करके दिया जाता है। इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं उनके लेक्चर्स होते हैं, तो लेक्चरर जो होते हैं उनको वो इशू करते हैं सर्टिफिकेट, जिसको इजाज़त कहा जाता है, या सिंगुलर या फिर इजाज़ा कहा जाता है, इजाज़ा। तो ये जो होते हैं ये इशू किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, जो हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूटेड परमिशन टू रिपीट दिस वर्ड्स, है ना। तो जिनको कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ परमिशन होती है कि जो भी वो बोल रहे हैं लेक्चरर्स, उस वर्ड्स को रिपीट किया जाए, तो उसके लिए सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। सर्टिफिकेट के बाद पता चलता है कि भाई आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से लेक्चरर्स जो होते हैं ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं और यही इजाज़त होती है। तो ये है मदरसा के बारे में इंफॉर्मेशन। बट हुआ क्या है कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो ये नहीं कंटिन्यू हो सकता, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। अब ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन है क्या, ये देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे स्टे ला लिया है। ये जो एक्ट है इसका एम है रेगुलेट और गवर्न करना मदरसे को। तो जो भी यूपी के स्टेट में मदरसा है वो किस तरह से चलेगा, उसके रूल्स क्या रहेंगे, उसके नियम क्या रहेंगे, वो किस तरह से गवर्न किए जाएंगे, ये चीज़ें इस एक्ट में लिखी गई थी। उसी के अलावा इसमें एक फ्रेमवर्क दिया है कि मदरसा किस तरह से बन सकता है,
एस्टैब्लिशमेंट, किस तरह से उसको रिकॉग्निशन मिल सकता है, उसका सिलेबस या करिकुलम क्या रहेगा, या फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाया जाएगा यूपी के स्टेट में, ये भी बताया गया था। ये जो एक्ट है यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, इसको ये एस्टैब्लिश किया गया था टू ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ मदरसा इन द स्टेट, है ना, मदरसा की एक्टिविटीज कैसी चल रही क्या नहीं, ये सब देखने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। और अगर देखा गया तो रूल जो होता है, जो गाइड करता है मदरसा बोर्ड को, इसको एनैक्ट किया गया 2017 में। तो चल काफ़ी टाइम से रहा था, बट जो भी रूल्स होते हैं जिससे यानी हम कहेंगे मदरसा बोर्ड को गाइड किया जाता है, 2017 में बनाए गए। तो ऐसा देखोगे तो टोटल 16,513 रिकॉग्नाइज्ड एंड 8,449 अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा आपको यूपी में देखने मिलते हैं। तो 16,513 16,513 जो रिकॉग्नाइज मदरसा है, उसमें से 558 ही ऐसे हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट पूरा फंड देती है। तो ये जो मदरसा होते हैं इसमें लगभग 9,000 टीचर्स काम करते हैं, ये भी हमें पता चलता है। तो बाकी जो रिकॉग्नाइज मदरसा होते हैं वो गवर्नमेंट एडेड है, पूरी तरह से स्टेट उसको पैसे नहीं देता है, कि स्टेट कुछ हेल्प करती है, और कुछ प्राइवेट रन मदरसाज है, प्राइवेट लोग इसे चलाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया था जिसमें यूपी ये जो एजुकेशन एक्ट था मदरसा बोर्ड का, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और ऐसा कहा गया था कि ये हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो एक्ट है ये वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि एक रिलीजन के लिए ये सपोर्ट कर रहा है, तो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल यहाँ वायलेट होता है। फंडामेंटल राइट जो 14 में दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, या फिर राइट टू इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको भी वो वायलेट करता है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था, और उस कारण इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ले लिया है। तो इस तरह से ये एक करंट अफेयर रहा जिसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑर्डर अगेंस्ट यूपी मदरसा लॉ, ये न्यूज़ थी। यूनेस्को से कुछ इसमें डेटा लिया गया है, मदरसा इज यूनिवर्सल सेंटर्स ऑफ एजुकेशन कल्चर। ब्रिटानिका से भी मदरसा में से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके डाली गई है इस करंट अफेयर में। चलिए अब दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और जो दूसरी न्यूज़ देखने मिल रही है वो है वो है GPT-4 विजन की। और अब GPT आ गया तो ये आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब ओपन AI का चैट GPT जो होता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें वो ला रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि टेक्स्ट जो होती है इज़ नॉट ओनली फंक्शन, इट कैन ऑल्सो क्रिएट इमेज फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स, है ना। अगर आप कुछ बोलते हो आपके लैंग्वेज के थ्रू, पहले तो टेक्स्ट आपको देता था, अब चैट GPT में कैसा होता है, आप कुछ सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने के बाद वो उसके आंसर देता था टेक्स्ट के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप जैसा जैसा बोलोगे तो वो जैसा जैसा आप बोलते रहोगे उस तरह की वो इमेज भी क्रिएट करके आपको दे सकता है। इस तरह से नई चीज़ वो ला रहा है जो GPT है वो। तो ये GPT-4 विजन क्या है ये देखते हैं। GPT-4V कहा जाता है इसको, यानी GPT-4 विथ विजन, इसको GPT-4V कहा जाता है, जो अलाउ करेगा यूज़र को कि इंस्ट्रक्ट कर सकते हो GPT-4 को कि इमेज इनपुट जो है उसको भी एनालाइज करे। यानी यही रहेगा कि वो इमेज तो बना ही सकता है, बट आप कुछ इमेज इनपुट भी डाल सकते हैं, उसको इमेज दिखा सकते हैं और उसके ऊपर उसको भी वो एनालाइज कर सकता है। कुछ इमेज आप अगर दोगे GPT को तो GPT-4 विजन जो होता है वो कंसिडर किया जाता है AI का सबसे बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है, जिससे वो चैटबॉट्स मल्टी मॉडल एंड AI मॉडल विद कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज, है ना। तो यहाँ पे कुछ मल्टी मॉडल यहाँ चैटबॉक्स बनाया जा रहा है। तो यहाँ चैटबॉट जो होगा वो कैसा होगा, तो चैटबॉट में इमेज भी रहेगी, टेक्स्ट भी रहेगा, ऑडियो भी रहेगा, ऐसा मल्टी मॉडल रहेगा। ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहेगी, ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट, ये पूरे इनपुट आप डाल सकते हो। कभी आप इनपुट डालते थे, कभी आप टेक्स्ट डालते थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोल के कुछ चैट GPT को पूछूंगा, वो मुझे आंसर करेगा। मैं कुछ टाइप करके सुनाऊंगा और टाइप करके लिखूंगा, उस पर वो मुझे आंसर सुनाएगा। अब तो इमेज भी डालूंगा तो इमेज के ऊपर एनालाइज करके वो बताएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र जो है उनको अलाउ करेगा कि आप इमेज अपलोड कर सकते हैं एज एन इनपुट, और फिर उसके इमेज के बारे में GPT को क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये जो टास्क होता है विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग वाले, इसको VQA कहा जाता है। उसके अलावा LLM करके एक है। GPT-4 विजन जो है उसमें लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल है जिसको LMM कहा जाता है, सॉरी हाँ, तो LMM कहा जाता है। तो ये LMM जो है, यहाँ पे LLM हो गया, LMM जो है ये एसेंशियली एक मॉडल है जो कैपेबल है कि आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता है। मल्टीपल मॉडल है, जैसे कि टेक्स्ट में, इमेजेस में, टेक्स्ट या ऑडियो में, कैसे भी ले सकता है और आपको उसके ऊपर वो आंसर दे सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको उसमें देखने मिलेगी। और इसमें आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये पहला नहीं है, पहला और ओनली LMM नहीं है।
तो ऐसे कई सारे हैं, जैसे कि कॉग वीएलएम है, LLAVA है, कॉस्मोस 2 एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे काफ़ी मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी है। तो LLM जो है उसको मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी कहा जाता है। कैपेबिलिटी ये है कि GPT-4 विजन जो होता है उसमें काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ है, जो प्रोसेस कर सकता है विजुअल कंटेंट को। जैसे आप कोई फोटोग्राफ दीजिए, कोई स्क्रीनशॉट दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट दीजिए और उसको प्रोसेस करके बताएगा। तो लेटेस्ट आइटरेशन जो है ये अलाउ करता है टू परफॉर्म अ स्लीव ऑफ टास्क, है ना, काफ़ी सारे टास्क कर सकता है। जैसे वो आइडेंटिफाई कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, इमेज में जो है वो उसका मीनिंग आपको बता सकता है, इंटरप्रीट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है जो भी डाटा आपको दिख रहा है ग्राफिकल ग्राफ्स में या फिर चार्ट्स बना के अदर विजुअलाइजेशंस में, ये सब भी यहाँ पे हो सकता है। GPT-4 विजन जो होता है वो इंटरप्रीट कर सकता है हैंड रिटन एंड प्रिंटेड टेक्स्ट को भी, है ना, इमेजेस में जो भी टेक्स्ट लिखी है जो भी, उसको भी वो बता सकता है कि वो है क्या, उसका भी मीनिंग आपको समझा सकता है। तो ये सिग्निफिकेंट लीप जो है AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो कहीं ना कहीं विजुअल और टेक्सचुअल जो हम कहेंगे एनालिसिस था उसके बीच की गैप को फिल कर देगा और दोनों को एक साथ जोड़ देगा, यानी इमेज और टेक्स्ट दोनों अब यूज़ हो पाएंगे। बट इसमें कुछ लिमिटेशन है, इसमें कुछ कमियां होती है, जैसे तो सभी में कमियां होती है कुछ ना कुछ, वैसे इसमें भी है। इसमें लिमिटेशन ये है कि मॉडल जो है सूटेबल नहीं है कि ये इंटरप्रेट कर सकता है, ये आपको मीनिंग बता सकता है इमेजेस जो मेडिकल वाली है वो, जैसे सिटी स्कैन्स के लिए ये कुछ नहीं बता सकता है, तो ये मेडिकल एडवाइस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, तो मेडिकल के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, ये मॉडल जो होता है वो हम कहेंगे ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं करता है, बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है जब वो हैंडल करता है इमेजेस को जिसमें टेक्स्ट है नॉन लैटिनल अल्फ़ाबेट्स के। तो नॉन लैटिन अल्फ़ाबेट्स जो है उसके अगर आप उसको टेक्स्ट दे दोगे तो वो उसको जल्दी समझ नहीं पाएगा, ये भी आपको पता चलता है। जैसे जापानीज़ और कोरियन, ये टेक्स्ट को वो जल्दी समझ नहीं पाता है, ये भी हमें यहाँ पे पता चलता है। अब आगे आपको ये भी पता चलता है जो एनलार्ज टेक्स्ट है विद इन द इमेज, आप अगर टेक्स्ट को एनलार्ज करना चाहते हैं इमेज में ताकि उसकी रीडेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो, ऐसा अगर करोगे, बट अवॉइड क्रॉपिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स, तो ये चीज़ें भी यहाँ जल्दी नहीं होती है कि क्रॉपिंग आप क्रॉप नहीं करना चाहते और सिर्फ एनलार्ज करना चाहते हो उस टेक्स्ट को जो इस इमेज में लिखा है, तो ये भी यहाँ नहीं होगा, ये भी इसका लिमिटेशन है। तो मॉडल स्ट्रगल करता है काफ़ी सारे टास्क, जैसे कि हम कहेंगे कि काफ़ी लोकलाइजेशन हो, जैसे चेस के पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना हो, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें वो इजीली नहीं बता पाएगा। तो हर चीज़ तो इससे नहीं हो पाएगी, ये तो पक्का हमें पता चल रहा है। तो इस तरह से ये GPT-4 विजन करके एक नई चीज़ आ रही है चैट GPT की, और इसका जो सोर्स था ये था इंडियन एक्सप्रेस, इसमें आई थी न्यूज़ व्हाट इज़ ओपन AI GPT-4 विजन। दूसरा आया था ओपन AI GPT-4 विजन, ये खुद ओपन AI के सोर्स से भी यहाँ पे लिया गया है जो भी करंट अफेयर है वो। तो ये रहा हमारी दूसरी न्यूज़। चलिए अब तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और तीसरी न्यूज़ है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स को लेके। इसका सिलेबस जाता है GS3 में। द ग्लोबल गुड्स ट्रेड जो होते हैं, यानी ग्लोबल यानी क्या, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो व्यापार चलता है वो ट्रेड है ना, ट्रेड यानी व्यापार, और उसके आउटलुक और स्टैटिस्टिक्स को लेके एक रिपोर्ट आती है। तो ग्लोबल गुड्स ट्रेड जो होता है, ऐसा कहा जाता है इट एक्सपेक्टेड टू पिकअप ग्रेजुअली दिस ईयर फॉलोइंग अ कॉन्ट्रैक्शन इन 2023। तो ये जो व्यापार है वो काफ़ी धीरे चल रहा था, काफ़ी पीछे चल रहा था, अब ये आगे आने वाला है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कह रहा है। अब ये ग्लोबल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स होते क्या है, सबसे पहले तो इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रिपोर्ट होती है इंडिकेट करता है कि भाई देखो ट्रेड कैसा जा रहा है, कि फ्रैगमेंटेशन यानी ट्रेड बराबर चल रहा है कि नहीं, व्यापार बराबर चल रहा है कि नहीं, या फिर बहुत इधर उधर हो रहा है, बहुत फ्रैगमेंटेशन है, ये भी यहाँ बताया जाता है। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या है इस ग्लोबल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स की, तो सबसे पहले ऐसा आया है कि काफ़ी रिकवरी होने वाली है इन डिमांड फॉर ट्रेडेबल गुड्स। तो ट्रेडेबल गुड्स जो है, ऐसे गुड्स जिनका व्यापार हो सकता है, उनकी डिमांड जो होती है वो अभी फिर से बढ़ने वाली है 2024 में, ऐसा कहा गया है। ट्रेड सिनेरियो जो होता है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने मिल रहा है सर्विस साइड में, ऐसा भी कहा जाता है, यानी सर्विसेज जो है वो यहाँ पे बढ़ने वाली है। 9% इंक्रीज होने वाला है कमर्शियल सर्विसेज का, एक्सपोर्ट्स का, जो एक्सपोर्ट हो रही है सर्विस, यानी जो सर्विस हम हमारे देश से बाहर भेज रहे हैं ऐसी, तो बाकी देश जैसे बाहर भेजते हैं वो, यानी $7.54 ट्रिलियन हम कमा सकते हैं हमारे लोगों को बाहर एक्सपोर्ट करके, हमारी सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट करके एक्चुअली हम इतना ट्रिलियन डॉलर कमा सकते हैं हम, यानी पूरा वर्ल्ड ही इतना व्यापार करेगा, ऐसा कहा जाता है। ओके, तो ये रहेगा ग्लोबल GDP जो है, यानी हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस जो है, उसकी भी ग्रोथ होने वाली है मार्केट एक्सचेंज रेट में, और 2.6 जो था 2024 में और 2.7 था 2025 में, ये पूरे ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड का है, ये मत समझिएगा कि ये इंडिया का GDP है। तो ये जो होता है ये भी बढ़ेगा यहाँ पे, बट बहुत कम बढ़ेगा, तो स्लाइट डिसलरेशन यहाँ पे है फ्रॉम 3.1 इन 2022। देखो काफ़ी अच्छा था, 2023 में ये चले गया 2023 में 2.7, अब 2024
2024 में 2.6 जाएगा, फिर 2025 में फिर से 2.7% आएगा। तो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो रहा है, बट कहीं कहीं कम भी होते दिख रहा है और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है हमारा जीडीपी। ये काफ़ी एक प्रॉब्लम दिख रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है, काफ़ी सारे टेंशंस आपको देखने मिल रहे हैं, दो देशों के रिलेशन के बीच में हो रहे हैं। तो रिपोर्ट यही बोल रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड है नॉन फ्यूल इंटरमीडिएट गुड्स में, यानी ऐसे गुड्स जो फ्यूल से रिलेटेड नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे उनकी वैल्यू चेन जो है ये भी बहुत कम चली है। 6% ही आपको देखने मिला है, तो इसका भी व्यापार बहुत कम है। और हाई एनर्जी प्राइजेस है ना, एनर्जी के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी महंगाई है हर जगह। तो हम कहेंगे इससे इम्पैक्ट हो रही है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड। महंगाई ज़्यादा रहेगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेंगी, तो लोग क्यों ज़्यादा गुड्स मंगाएंगे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यही सब प्रॉब्लम है। तो 1.2% ड्रॉप देखने मिल रहा है। यानी हम कहेंगे मर्केंडाइज ट्रेड में जो भी मर्चेंट्स जो है या फिर जो भी व्यापारी बेच रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनमें काफ़ी डिक्लाइन देखने मिल रहा है। क्योंकि महंगाई इतनी है तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने को नहीं देख रहे, ये भी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है। ये जो डिक्लाइन है ये ज़्यादा आपको देखने मिल रहा है, यानी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट यानी जो देश से बाहर जाते हैं उसमें, तो यहाँ भी आपको 5% कम होते हुए दिखेगा। यानी ये आएगा 24.01 ट्रिलियन पे, तो ये भी कम होते हुए दिखेगा पूरे वर्ल्ड में। यानी एक्सपोर्ट भी कम होगा, यहाँ से वहाँ कम कंट्रीज ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि उतनी डिमांड नहीं रहेगी, उतने गुड्स नहीं बनेंगे। और ये सब ना होने के कारण अब एक्सपोर्ट भी क्यों होगा जब डिमांड ही नहीं है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट होता है वो $451 बिलियन रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और ये आप देखोगे तो 394.99 बिलियन रहेगा, ये डॉलर है। तो इतना डॉलर रहेगा वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में। सो फार अब तक इतना हो गया, अप्रैल फरवरी तक हम देखेंगे तो इतना हो गया है। पिछले अप्रैल से अब तक के फरवरी तक इतना हमने अचीव कर लिया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। अब आगे और ये बढ़ेगा, यानी हम कहेंगे कि मार्च 31 तक अभी पता चलेगा कि कितना है, उससे पता चलेगा कि हमारा ट्रेड डिक्लाइन हुआ है या क्या हुआ है। एक्सपोर्ट जो है वो तो थोड़ा कम होते हुए दिख ही रहा है। तो कंट्री का जो शेयर है ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में वो 1.8%, यानी इंडिया जो होता है वो 1.8% एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को। जितने वर्ल्ड में चीज़ें एक्सपोर्ट होती है यानी इंडिया से बाहर जाती है, और 2.8 वर्ल्ड में जितनी चीज़ें इंपोर्ट होती है यानी बाहर से जो भी देश मंगाते हैं उसमें इंडिया जो है 2.8% मंगाया है 2023 में। यानी अब देखोगे तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहा है, हमने ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगाई है और यहाँ से चीज़ें कम बाहर भेजी है। इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी हो सकती है, क्योंकि अब देखोगे तो बैलेंस नहीं हुआ है बराबर सब कुछ। तो ये है, तो काफ़ी बड़ा एक ये रिपोर्ट आया है जो कि WTO ने भेजा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है। और इसका जो सोर्स था वो था ट्रेड फाइनेंस ग्लोबल ट्रेड आउटलुक स्टैटिस्टिक्स करके, फॉर्च्यून इंडिया ग्लोबल ट्रेड टू पिक अप इन 2024, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड ग्रोथ लाइकली टू पिक अप इन 2024। तो एक है ट्रेड फाइनेंशियल ग्लोबल, दूसरा है फॉर्च्यून इंडिया, तीसरा खुद WTO ही इसका सोर्स था। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है सुल्तान बाथरी को लेके। सुल्तान बाथरी है क्या? तो सुल्तान बाथरी एक जगह है, इसका सिलेबस आपको आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है या फिर आपको हिस्ट्री में भी आ सकता है। तो काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ है ये भी सुल्तान बाथरी को लेके। बीजेपी ने डिमांड किया है कि सुल्तान बाथरी का नाम बदल दिया जाए। सुल्तान बाथरी वायनाड में आता है और इसका नाम चेंज करके गणपति वट्टम ऐसा किया जाए, ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है सुल्तान बाथरी का नाम चेंज करके। तो सुल्तान बाथरी जो है ये न्यूज़ में आ गया। अब सुल्तान बाथरी क्या है ये देख लेते हैं। ये एक म्यूनिसिपल टाउन है वायनाड केरला में। यहाँ पे एक टेम्पल है सुल्तान बाथरी में, एक स्टोन टेम्पल है जिसको गणपति वट्टम कहा जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसका नाम ही खुद गणपति वट्टम कर दिया जाए। तो जो टेम्पल है इसको बनाया गया था विजयनगर डायनेस्टी के स्टाइल में ही। विजयनगर डायनेस्टी का जो कंस्ट्रक्शन वो आपको देखने मिलता है। और इसको खुद जैन जो होते हैं, जैन लोग, उन्होंने बनाया था जो माइग्रेट हुए थे वायनाड में, ऐसा कहा जाता है। जो तमिलनाडु से और कर्नाटक से वायनाड में आए थे 13वीं सेंचुरी में, जैन लोगों ने बनाया। और इसका जो आर्किटेक्चर है विजयनगर डायनेस्टी वाला आर्किटेक्चर देखने मिलता है। अगला आपको देखने मिलता है कि जो टिप्पू सुल्तान है, ऐसा कहा जाता है ही पार्टली डिस्ट्रॉयड द टेम्पल, दिस टेम्पल। तो दिस टेम्पल वाज पार्टली डिस्ट्रॉयड बाय टिप्पू सुल्तान। पूरा तो डिस्ट्रॉय नहीं बट कुछ हद तक इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो बिटवीन 1750 टू 1790 यानी 1750 से 1790 के बीच में आज का जो नॉर्दर्न केरला है इसको इन्वेड किया था काफ़ी बार, ऐसा कहा जाता है। जो मैसूर के रूलर्स है उन्होंने, जैसे कि हैदर अली ने और उनके बेटे टिप्पू सुल्तान में, ये कहा जाता है। टिप्पू सुल्तान जो होता है उन्होंने महागणपति टेम्पल का यूज़ किया था जो सुल्तान बाथरी में था और एज अ बैटरी और स्टोर फॉर वेपन्स, जहाँ पे उन्होंने वेपन्स रखे थे या फिर बैटरी रखी थी अपने आर्मी की। तो ये भी कहा जाता है मलाबार रीजन में। तो ये आज के नॉर्थ केरला में आता है, जिसमें वायनाड भी एक
आ जाता है। तो इस कारण ब्रिटिश जो होते हैं उन्होंने एक रिकॉर्डिंग है गणपति वट्टम की, एज टिपू सुल्तान बैट 3, इसका नाम दे दिया था उन्होंने, गणपति वट्टम का नाम चेंज करके ब्रिटिश ने, क्योंकि वहाँ पे टिपू सुल्तान ने बाथरी, तो इसलिए सुल्तान बाथरी, तो हम बाथरी बैटरी बैटरी, तो यहाँ से हो गया बैटरी से बाथरी, क्योंकि यहाँ बैटरी उन्होंने रखी थी। तो इस तरह की ये चीज़ें होती है और इसका जो नाम है वो सुल्तान बाथरी करके ये आज भी सर्वाइव कर रहा है। तो अब गवर्नमेंट का कहना है कि हम उसका नाम फिर से बदल के गणपति वट्टम कर देंगे। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें कही गई है। अब ये जो भी चीज़ें थी इसका रेफरेंस हमें मिलता है इंडियन एक्सप्रेस में, हिस्ट्री ऑफ सुल्तान बाथरी, द हिंदू में, जहां लिखा है बीजेपी सिक्स टू चेंज द नेम ऑफ सुल्तान बाथरी टू गणपति वट्टम। टाइम्स ऑफ इंडिया में मिलता है, न्यूज़ है, बीजेपी डिमांड्स रीनेमिंग सुल्तान बाथरी टू गणपति वट्टम। तो ये थी एक और न्यूज़ जो कि हिस्ट्री में आपको पूछी जा सकती है। अगला हमें जो न्यूज़ देखने मिलती है वो है वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग को। वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग, वोल्केनो तो आपको पता है, बट इनकी एक रिंग होती है। तो ये रिंग कैसी होती है ये भी देखेंगे। आपको तो पता है रिंग का शेप वैसे गोल होता है, तो ये भी उसकी गोली होती होगी, वोर्टेक्स रिंग है। तो ये जो सिलेबस आता है वोल्केनिक रिंग की, ये जाता है ज्योग्राफी में। माउंट एटना करके एक माउंटेन है जो कि मोस्ट एक्टिव वोल्केनो वर्ल्ड में, माउंट एटना में जितने भी माउंटेन, जितने भी एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड में, उसमें से एक माउंट एटना है। तो ये अपने रिंग के लिए जाना जाता है, वोल्केनिक रिंग फेनोमेनन के लिए जाना जाता है। पहले तो मैं आपको एक रिंग दिखा देता हूँ, बाद में आपको ये पता चलेगा किस तरह से होगी। तो ये इस तरह की रिंग होती है जो आप इस इमेज में देख सकते हो। तो अब आपको इमेजिन हो जाएगा पूरा करंट अफेयर पढ़ते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले माउंट एटना के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। माउंट एटना, जिसको कभी कभी एटना भी कहा जाता है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली में। याद रखिएगा सिसिली के ईस्ट कोस्ट में है, और ये सिसिली जो है लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में। तो ये कोस्ट ऑफ इटली में आपको देखने मिलता है सिसिली। ये इटली है, तो इटली के कोस्ट पे आपको सिसिली देखने मिलेगा। और ये जो सिसिली है ये सबसे बड़ा एक तरह से आइलैंड है, यानी यहाँ पे आपको माउंट एटना है, सिसिली है, तो सिसिली सबसे बड़ा आइलैंड है। ये मेडिटेरेनियन सी है जिसमें आपको देखने मिलता है। अब चलिए आपको लोकेशन तो मिल गई। एटना पीक जो है ये हाईएस्ट है इटली में, साउथ ऑफ एल्प्स, एल्प्स के साउथ में आता है, हाईएस्ट पीक है ये इटली का। एंड इट इज़ यूरोप्स लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, है ना। तो जितने भी एक्टिव वोल्केनोज है उसमें से भी काफ़ी एक्टिव है ये। एक्टिव यानी वो वोल्केनोज जहाँ पे अभी भी इरप्शन हो रहे हैं उसको यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज कहा जाता है। तो यूरोप का ये सबसे बड़ा है। एटना जो समिट है उसमें 5 क्रेटर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, है ना। तो ये क्रेटर्स जो है इनके कारण यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इरप्शंस देखने मिलते हैं। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि ये क्रेटर क्या होते हैं, तो क्रेटर जो होते हैं वो बाउल या फिर फनल शेप के डिप्रेशन होते हैं, अंदर गया हुआ कुछ पार्ट होता है। जैसे अगर ये माउंटेन है तो इसमें ये अंदर गया हुआ पार्ट ये क्रेटर बनता है। ऐसे माउंटेन पकड़ लीजिए, ऐसा है, तो इसमें क्रेटर बन जाएगा, ये अंदर गया हुआ पार्ट। तो ऐसे क्रेटर्स है वहाँ पे, अगर देखोगे आपको तो टोटल 5 क्रेटर आपको देखने मिलते हैं, ठीक है, माउंट एटना में। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये है, और यहाँ पे इरप्शन तो होते ही रहेगा, उतना पोर्शन जो है वो अंदर गया हुआ है, वहाँ से इरप्शन होगा। और वहाँ पे फ्लैंक इरप्शन भी होता है, यानी ये अगर देखोगे तो ये होता है आउट ऑफ 300 ऑड वेंट्स ऑफ वेरिंग साइजेस। तो अलग अलग जो साइजेस है, अलग अलग स्लोप है माउंटेन के, उसमें काफ़ी एक बड़ा इरप्शन होता है, ये फ्लैंक इरप्शन होता है। एटना जो है ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट एक्टिविटी करता है, यहाँ पे ये इरप्शन चलते ही रहते हैं सिंस 1600 जो है, ईयर 1600 से चल रहे, और एटलीस्ट 60 फ्लैंक इरप्शन वहाँ हुए, 60 टाइम्स वो इरप्ट हो गया है। और काफ़ी सारे इरप्शंस छोटे मोटे तो वहाँ चलते रहते हैं। रिसेंट ईयर्स में अगर देखा गया तो यहाँ समिट इरप्शन से आजू बाजू के जो भी छोटे मोटे इरप्शंस हुए वो तो 2006 में, 2007-8 में, और 2 ओकेजन्स 2012, 2018, 2021 ये होते ही रहते। 2012 में ही 2 बार हो गया, 2018 में 1 बार हुआ, 2021 में 1 बार हुआ। फ्लैंक इरप्शन जो है ये 2001 में हुआ, 2002, 2003, 2004 और 5 के बीच, 2008 और 9 के बीच में भी यहाँ पे इरप्शन हुए हैं। ओके, सो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। मुझे पता है आपको सबसे पहला ये सवाल आ रहा होगा माइंड में कि ये समिट इरप्शन क्या होता है और ये फ्लैंक इरप्शन क्या होता है। तो चलिए इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बता देता हूँ समिट इरप्शन और फ्लैंक इरप्शन क्या होता है। तो ये यहाँ पे पहले देखते हैं ये समिट इरप्शन। यहाँ पे सबसे पहले एक तरह से ये होता है एक वेंट, ये वेंट जहाँ से ये वोल्केनो ऊपर आ रहा है, यानी यहाँ से जो है मैग्मा ऊपर आ रहा है। सो ये जब मैग्मा ऊपर आएगा वो इसी जगह से आएगा, जो ये वेंट बनाए वहीं से अगर ऊपर आता है तो इसको कहा जाता है समिट इरप्शन। बट अगर ये बाकी जगह से आ रहा है, जैसे यहाँ कुछ फ्लैंक बने वहाँ से आ रहा है, इधर से ऊपर आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो अलग अलग जगह से अगर ऊपर आ रहा है तो इसको कहते हैं फ्लैंक इरप्शन। तो ऐसे समिट इरप्शन में यहीं से आएगा और फ्लैंक इरप्शन में यहीं से आएगा। तो फ्लैंक इरप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं माउंट एटना में, ये भी आपको देखने मिलते हैं। और अभी आपको पता चल गया कि कितना कब कहाँ हुआ है। एटना जो होता है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कही गई है 2013 से, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। और वोल्केनो की इरप्टिव हिस्ट्री को लेके जो कि 5 लाख पूरा साल पुरानी है, उसको यहाँ पे ये दर्ज
दर्जा दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। एटलीस्ट 2700 ईयर्स जो है ये एक्टिविटी जो है ये चली है, तो डॉक्यूमेंटेड हुई है, यानी तब से तो ये पता है हमें कि ये भाई चल रहा है। तो इसमें आपको वॉर्टेक्स, वोल्केनो वॉर्टेक्स रिंग भी देखने मिलती है। अब आपको पता चलेगा कि ये वोल्केनो और वॉर्टेक्स रिंग होती क्या है। तो ये वॉर्टेक्स रिंग जो होती है वो जनरेट करती है गैसेस। जब गैसेस जो होती है वो प्रीडोमिनेंटली, जैसे आप समझ जाइए उस गैसेस में वाटर वेपर ज़्यादा है, जब वो रिलीज होती है रैपिडली इस वेंट के थ्रू, ये जो वेंट है इससे जब रैपिडली बाहर निकलती है इस क्रेटर से, क्रेटर में, तो आपको पता है क्रेटर कैसा होता है, ऐसा अंदर गया हुआ पोर्शन, यहाँ पे वेंट होता है, वेंट से ऊपर निकलते कुछ गैसेस ऊपर निकलती है और रैपिडली जब निकलती है तो ऐसे एक रिंग बनती है। तो ये जो वेंट होती है वो ओपन अप हो जाती है एटना इन एटनाज क्रेटर इज ऑलमोस्ट परफेक्टली सर्क्यूलर। तो वो सर्क्यूलर जैसे रिंग जैसे बाहर निकलती है माउंटेन के ऊपर 2 अप्रैल में ये आपको देखने मिली है। तो अबाउट द माउंटेन सिंस 2 अप्रैल आर ऑल्सो सर्क्यूलर, ये भी आपको देखने मिलती है रिंग। तो फेनोमेनन जो है सबसे पहले ऑब्जर्व एटना में किया गया था। वेसुवियस जो है वहाँ पे भी देखने मिला था इटली में, ये भी एक वहाँ भी वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो ये 1724 में इसको डॉक्यूमेंट किया था और आप देखोगे कि ये 1755 से और भी आगे आपको देखने मिलता है। तो वोल्केनिक स्मोक रिंग जो होती है वो प्रोड्यूस होती है इन द सेम वे जैसे कि डॉल्फिन ब्लो करती है बबल रिंग्स को। डॉल्फिन जो होती है पानी के बबल रिंग्स बाहर निकालती है, वैसे ही वोल्केनो एक रिंग बाहर निकालते हैं और वो इस तरह से दिखती है। ये होती है वो रिंग जिसको वॉर्टेक्स रिंग कहा जाता है। जैसे डॉल्फिन जो होती है कॉम्प्रेस करती है पानी को उनके माउथ में और उनके टंग को यूज करके वो बाहर पुश करती है उनके माउथ से, और उस कारण बहुत प्रेशर आता है और वो रिंग के फॉर्म में ऊपर आता है। ये जो रिंग्स होती है ये एयर में होती है। ये जो वॉर्टेक्स रिंग होती है जो वोल्केनो से निकली है, ये रिंग एयर में लगभग 10 मिनट तक होती है, बट बाद में ये टूटने लगती है और जैसे विंड आती है, टर्बुलेंस आता है, तो ये कहीं ना कहीं टूटने लगती है। बट आपको 10 मिनट तक तो ये रिंग देखने मिलती है और काफ़ी एक अद्भुत सी एक रिंग है, काफ़ी एक बड़ा वंडर है ये भी आप कहोगे तो इस तरह से माउंट एटना और उसका ये वॉर्टेक्स रिंग्स ये न्यूज़ में रही है। और इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस वाटर वोल्केनो वॉर्टेक्स रिंग, ABC न्यूज़, that is vortex rings rise from Italy's Mount Etna volcano, CBS News, rare pink volcanic vortex bubbles spew out of Mount Etna, ये न्यूज़ के नाम है। तो ये आपको 3 सोर्सेस से ये करंट अफेयर देखने मिलता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ है ऑपरेशन मेघदूत को लेके। और ऑपरेशन मेघदूत का जो सिलेबस जाता है ये डिफेंस में जाता है। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने कमोमरेट किया है 40 ईयर्स उनके जो हुए हैं, उसको सेलिब्रेट किया गया ऑपरेशन मेघदूत को। तो ये ऑपरेशन मेघदूत जो है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री का एक तरह से एक ऑपरेशन है जो कि इंडियन आर्मी ने चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन मेघदूत जो है ये कोड नेम है इंडियन आर्मी के एक ऑपरेशन का, जिससे उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर जो लद्दाख में उसके ऊपर अपना फुल कंट्रोल ले लिया था इस ऑपरेशन के चलते। इसको एग्जीक्यूट किया गया था मॉर्निंग 13 अप्रैल 1984 को, और आप देख रहे हैं अभी भी 13 अप्रैल 1984 के बाद अब 2024 हमने देखा है, तो इसका अभी काफ़ी सारे साल इसने पूरे किए, तो इसीलिए यहाँ पे इसको सेलिब्रेट भी किया गया। तो हाईएस्ट था बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड ये मेघदूत। ये मिलिट्री का पहला ऑफेंसिव काइंड ऑफ एक ऑपरेशन था जिसमें हम अटैक करके उसे जीतने वाले थे सियाचिन ग्लेशियर को। तो ऑपरेशन मेघदूत जो होता है ये इसीलिए हमने किया था क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन अबाबिल चला रहा है, जिससे वो कैप्चर करना चाहता है सियाचिन ग्लेशियर को, और हमारे आर्मी ने ये चलाया था। सियाचिन रीजन जो होता है ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उसका काफ़ी वेग डिमार्केशन है, यानी क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि किसकी कितनी टेरिटरी है। तो कराची एग्रीमेंट के चलते ये हुआ था, बट वो पूरा क्लियर नहीं हो पाया कि किसको कितना मिलेगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑपरेशन मेघदूत जो है उससे इंडिया को 70 किलोमीटर लॉन्ग सियाचिन ग्लेशियर मिला था, और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरी मिली थी, उस ग्लेशियर ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स मिले थे, उससे जुड़े कुछ ग्लेशियर यानी स्नो से बना हुआ एक स्नो की रिवर ही समझ जाइए ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर्स होते हैं, तो ये 3 फेजेस में है, साल्टोरो रिच, सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला, ऐसे जो है वो हमें मिले हैं। तो 3 मेन पासेस यहाँ पे आपको देखने मिलता है साल्टोरो रीज में। तो ये है सियाला पास, बिलाफोंड पास, फिलाफोंडला या फिर बिलाफोंड पास, ग्योंगला या फिर ग्योंग पास। तो ये 3 पासेस है। पासेस यानी वो जगह जो 2 माउंटेन से बीच से गुजरती है, वो पासेस होते हैं। ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो इंडिया को अलाउ करता है कि वो इस रीजन में काफ़ी एक अच्छे से अपने आर्मी को रख सके। तो ये यहाँ पे रखते हैं। तो ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड टैंक्स, यहाँ पे डिप्लॉयड टैंक्स। तो यहाँ टैंक्स रखे गए थे, बाकी हेवी ऑर्डिनेंस रखे गए थे, यानी 5000 मीटर से भी ऊपर के हाइट पे लेके जाने वाली इंडिया की आर्मी ये पहली आर्मी है पूरे वर्ल्ड की और इकलौती आर्मी जो इतने ऊपर लेके गई है अपने टैंक्स को
और हेवी बड़े बड़े ऑर्डिनेंस यानी बड़े बड़े जो भी हमारे वेपन्स हैं उनको। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है सियाचिन का? सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये हाइट पे है अराउंड 20,000 फीट पे, और ये काराकोरम माउंटेन रेंज में आती है जो कि हिमालय में है। तो हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन है ये ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जोन आपको देखने मिलता है। तो ये डोमिनेट करता है शक्सगम वैली को, जो कि सीड कर दी गई थी चाइना को, जो कि चाइना को दे दी गई थी, पाकिस्तान ने दे दी थी 1963 में, जो कि नॉर्थ में आती है, जो जहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं रूट्स, गिलगिट बाल्टिस्तान से लेह तक के रूट्स यहाँ से कंट्रोल हो जाते हैं। तो हम कहेंगे वेस्ट से यहाँ कंट्रोल किए जाते हैं और ये डोमिनेट करते हैं। एंशियंट काराकोरम पास जो है ईस्ट में, उनको भी ये डोमिनेट करते हैं, उन पे भी ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि उसके ऊपर भी ये आते हैं। एडिशनली यहाँ पे अगर देखोगे तो नियरली जितना भी गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है वहाँ पे आपको जो भी इंडियन टेरिटरी के अंडर है, जो कि इलीगली ऑक्यूपाई किया था पाकिस्तान ने 1948 में, तो यही है कि पूरा एंटायर गिलगिट बाल्टिस्तान जो होता है वो भी इसमें आपको मिल जाता है। तो इंडियन विच इज़ इन एन इंडियन आर्मी टेरिटरी है ना, तो हमारी टेरिटरी थी, बट इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1948 में, तो लीगली इंडिया की ही है ये। तो हमारे लिए सियाचिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा ही था यहाँ का रीजन कुछ, तो इसलिए हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और वो रीजन अपने अंडर लिया था। तो ये जो ऑपरेशन मेघदूत है इसका सोर्स था द हिंदू। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है श्रिंकफ्लेशन को लेके। यस, श्रिंकफ्लेशन यानी यहाँ श्रिंक तो ठीक है, ये आपको बता दो क्या है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, तो ये महंगाई वाली बात कर रहा है श्रिंकफ्लेशन, तो ये कहीं ना कहीं सिलेबस इसका इकोनॉमी में जाता है। श्रिंकफ्लेशन जो होता है ये काफ़ी एक टॉपिक ऑफ कंसर्न बन गया है, क्योंकि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है उसके चलते ये बहुत बड़ा, यानी हम कहेंगे कंज्यूमर गुड यानी जो हम कंज्यूमर्स लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं ऐसे गुड्स की बात की जाती है। तो ये क्या होता है आपको आगे पता चलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हुआ क्या है कि इनपुट कॉस्ट राइज हुई है। इनपुट यानी इनपुट कॉस्ट यानी वो जो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्राइस लगती है, जो कॉस्ट लगती है, उसे इनपुट कॉस्ट कहा जाता है बनाने के लिए। अब इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है और उसी के साथ साथ कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है जो इसे बना रही है कि उनको प्रॉफिट भी बना के रखना है, क्योंकि देखो अब प्रोडक्ट वैसा भी महंगा दिख रहा है। यानी ये प्रोडक्ट को अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं, पहले अगर ये 8 रुपये में बन जाता था तो अब इसको बनाने को 10 रुपये लग रहे हैं। तो ये कंपनी जो है पहले ये 8 रुपये का अगर 12 रुपये में बेचती थी तो ये 4 रुपये प्रॉफिट बनाती थी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब भी वो अगर 12 रुपये में बेच रही है तो 10 रुपये बनाने को लग रहे हैं, यानी वो सिर्फ 2 ही रुपये प्रॉफिट कमा पा रही है। तो ये काफ़ी एक हम कहेंगे टेंशन वाली बात है, क्योंकि अगर इसके प्राइस भी बढ़ा दिए गए तो दूसरा टेंशन ये है कि लोग खरीदेंगे कि नहीं। ऐसे में ये प्राइस बढ़ाना ठीक है कि नहीं, ये कंपनी को जब समझ नहीं आ रहा है तो एक इशू यहाँ पे उठता है, एक कंपनी को यहाँ सोल्यूशन मिलता है जिसको हम कह सकते हैं श्रिंकफ्लेशन। तो श्रिंकफ्लेशन होता क्या है ये बताता हूँ। श्रिंकफ्लेशन में मेनली क्या करना कि प्राइस जो होते हैं वो उतने ही रखना, स्टिकर प्राइस उतनी ही रखना, सिर्फ उसमें का जो साइज है वो कम कर देना प्रोड्यूस की, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी। फॉर एग्जांपल 5 रुपए की बोतल मिलती थी तो प्राइस 5 रुपये रखना ताकि लोग खरीद सके। बट पहले 2 लीटर मिलता था $5 में, तो अब $5 में 1.8 लीटर ही बेचना, यानी 0.2 लीटर कम कर देना, यानी महंगा करने से अच्छा क्वांटिटी कम कर देना। इसको श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब मैं छोटा था तो 1 रुपये में हाजमोला करके गोली है, वो हाजमोला की 6 गोलियां मिलती थी, 1 रुपये में 6 गोलियां। अभी उसने कीमत अपनी 1 रुपये ही रखी हाजमोला ने। अभी भी आप हाजमोला का एक पाउच खरीदने जाओगे तो 1 रुपये में मिलता है, उसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं हुआ, उसमें महंगाई नहीं बढ़ी। बट ये 6 गोलियां पहले मिलती थी तो अब 4 कर दी उसने पैकेट में, बट 4 का पैकेट 1 रुपये में बेच रहा है। इसी को श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। तो श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है कि रेट्स उतने ही रखे जाते हैं बट अंदर की क्वांटिटी कम कर दी जाती है। तो ये हिडन इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई बढ़ रही है बट दिख नहीं रहा है, ऐसा होता है ये श्रिंकफ्लेशन। कंपनी जो होती है स्पेशली फूड और बेवरेज वाली इंडस्ट्रीज वाली, जो आपके फूड और कुछ ड्रिंक जो है उसके प्रोडक्ट्स जो बेचती है, वो इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाती है और अपना प्रॉफिट को बूस्ट करती है, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाती है। उनको पता है कि हमें बनाने में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो इस तरह से प्रॉफिट हम निकालेंगे। श्रिंकफ्लेशन में आप देखोगे तो क्वांटिटी को रिड्यूस किया जाता है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, बट उसके रिटेल प्राइस जो होते हैं उतने ही रखे जाते हैं। कंपनी श्रिंकफ्लेशन को यूज़ करती है ताकि अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव कर सके, है ना। तो हम कहेंगे प्राइस बढ़ने के बाद भी, इनपुट प्राइस बढ़ने के बाद भी अपने प्रॉफिट को बरकरार रखने के लिए कंपनी इस तरह का श्रिंकफ्लेशन जैसी कुछ मेथड्स अपनाती है। मैक्रो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में देखा गया तो श्रिंकफ्लेशन को यहाँ पे ऐसी सिचुएशन कहा जाता है जहाँ पे इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल एक्सपीरियंसिंग राइजिंग प्राइस, यानी प्राइजेस बढ़ रहे हैं बट इकोनॉमी जो होती है वो भी छोटी छोटी होते जा रही है, यानी प्राइजेस बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है।
तरह से चल भी रही है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं बट लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। अब इसके कॉजेस क्या हैं? हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। सबसे पहले श्रिंकफ्लेशन करना पड़ता क्यों है? क्योंकि बनाने को बहुत चीज़ें लग रही है, जैसे इंग्रेडिएंट जो लग रहे हैं वो महंगे, रॉ मटेरियल महंगा है, एनर्जी जो है वो महंगी है, लेबर जो है वो महंगा है। इस कारण उनको अपने कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स छोटे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो महंगे नहीं कर पा रहे। महंगे करेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। दूसरा, इंटेंस मार्केट कॉम्पिटिशन। मार्केट में इतनी कॉम्पिटिशन है कि अगर आप इसको $5 की जगह $60 में बेच दोगे तो दूसरा कोई आपको रेडी दिखेगा जो कि इसको $5 में बेच रहा है, तो आपका प्रोडक्ट लोग क्यों ही खरीदेंगे? तो इसीलिए फिर प्रॉफिट भी बनाना है और कस्टमर को भी बनाए रखना है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि प्रोडक्ट का प्राइस ही मत बढ़ाओ। तो ये है श्रिंकफ्लेशन, जो कि न्यूज़ में रहा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक ये मेथड है जिससे ये सब चीज़ें हो सकती है, और इसका जो सोर्स था वो था फाइनेंशियल एक्सप्रेस। अब नेक्स्ट करंट अफेयर के और चलते हैं, और वो है डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, और ये जाता है GS1 में। फर्टिलिटी जो होती है ये कम होते जा रही है, तो यहाँ पे हमें ये देखने मिलता है। उसी के लिए आपको ये बता दूं कि GS1 के साथ साथ ये GS3 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। GS1 और GS3 दोनों में यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं। रिसेंटली एक लैंसेट पेपर आया है। लैंसेट पेपर जो है उन्होंने ये बताया कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो होती है उसका ट्रेंड काफ़ी बदलते जा रहा है। ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ट्रेंड बदलते जा रहा है। बर्थ रेट जो होते हैं वो कम होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं, जबकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओवर पॉपुलेशन के बावजूद भी बर्थ रेट ये कम हो रहे हैं। बर्थ रेट कम हो रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेजर फाइंडिंग्स क्या है इस ग्लोबल पॉपुलेशन ट्रेंड के लैंसेट के अकॉर्डिंग? तो लैंसेट पेपर जो होता है उन्होंने प्रोजेक्ट किया एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन। वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है कम होते जा रही है। ज़्यादातर कंट्रीज जैसे इंडिया, ये आगे देख सकते हैं लोअर बर्थ रेट्स। यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड टू सी लोअर बर्थ रेट। बर्थ रेट यानी कम बच्चे जन्म लेने वाले हैं इंडिया में, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2100 तक यानी ईयर 2100 तक चाइना की पॉपुलेशन जो होगी वो 50% से ड्रॉप हो जाएगी। अभी जितनी पॉपुलेशन है वो 50% कम आपको देखने मिलेगी। सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका जो है वहाँ इज द एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ये भी बताया गया। जब अगर बर्थ रेट कम हो जाएगा तो इस कारण फ्यूचर में आपको ज़्यादा बुजुर्ग लोग देखने मिलेंगे, क्योंकि जो बच्चे वो पैदा नहीं हो रहे तो पहले की बुजुर्ग की पॉपुलेशन ही आपको देखने मिलेंगे, और यंग पॉपुलेशन काफ़ी कम होगी। तो ये जो चेंज होगा इस कारण जॉब मार्केट्स अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यंगस्टर्स नहीं रहेंगे काम करने के लिए। हेल्थ केयर अफेक्ट होगा, सोशल सिस्टम, सोसाइटी अफेक्ट होने लगेगी, ये सब चीज़ें अफेक्ट होगा। एज देयर विल बी मोर ओल्ड पीपल जिनको केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, और यंग पीपल कम है जो उनको सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अलग सी एक चीज़ देखने मिलेगी। और फैक्टर्स क्या है फर्टिलिटी कम होने के पीछे, ये भी यहाँ पे बताया गया है। फैक्टर्स जो होंगे जिसके कारण ये फर्टिलिटी कम हो रही है वो है हायर एजुकेशन लेवल्स। तो हायर एजुकेशन लेवल के कारण एम्पावरमेंट लड़कियों में भी बढ़ गया है, जिस कारण फैमिली की साइज जितनी छोटी है उतना ज़्यादा यहाँ प्रेफर किया जा रहा है। लड़की लड़के दोनों काम करते हैं, बच्चे कौन संभालेगा, बच्चे कौन पैदा करेगा, इस तरह की यहाँ पे बातें चल रही है। और इस कारण ही देश यानी पूरे वर्ल्ड की यंगस्टर्स की पॉपुलेशन कम होते जा रही है, ये भी हमें दिखता है। दूसरा, हाई कॉस्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग और लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। लोगों को ये डर है कि अगर हम बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे की देखभाल है, बच्चों का खर्चा कैसे निकलेगा। अगर बच्चों का खर्चा निकालने के लिए पैसे नहीं है तो लोग बच्चे पैदा करने को देख नहीं रहे हैं। और उनको ये भी टेंशन है कि हम ही लोगों के वक्त तो जॉब नहीं है, तो हम बच्चे पैदा कर लेंगे तो उनके वक्त कहाँ से जॉब्स बच्चों को मिल जाएगी, ये भी उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लग रही है। यंग लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रिलक्टेंट है टू ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू वर्ल्ड, क्योंकि उनको ये पता है कि एनवायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज चल रहे हैं, जिस कारण अगर बच्चे आएंगे तो उन्हें क्या क्या बीमारियां फेस करने पड़ेगी ये हम बता नहीं पाते हैं। इंडिया में देखा गया तो 90% यूथ है वो लो पेइंग है, उनको बहुत कम पे किया जाता है, उनके पास इनफॉर्मल जॉब है, फॉर्मल जॉब भी नहीं है, और कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी उनके फ्यूचर के बारे में, उनको खुद का ही फ्यूचर नहीं पता। तो आने वाले जनरेशन का फ्यूचर कौन बता सकता है, ये भी हम बता नहीं सकते। इंडिया का एक्सट्रीम वेल्थ इनइक्वालिटी है कि कोई कोई जो है वो बहुत ज़्यादा कमाता है, जैसे रिचेस्ट लोग जो होते हैं 1% है सिर्फ, बट पूरे इंडिया की 40% जितना पैसा है वो 1% लोगों के पास ही है, और बाकी बचा हुआ फिर 99% 99% लोगों के पास है। तो इंडिया का लो रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुश है। तो ये भी यहाँ पे चीज़ें, और काफ़ी लोगों को कंसर्न है डेमोक्रेटिक स्टेटस को लेके कि भाई कैसा रहेगा इंडिया आगे, बराबर रहेगा कि नहीं, डेमोक्रेसी बराबर रहेगी कि नहीं, ये भी इम्पैक्ट करता है कि फैमिली हम शुरू करें कि नहीं, ऐसी सब चीज़ें। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहला यहाँ पे है वे फॉरवर्ड में कि पॉलिसी जो होती है वो कहीं ना कहीं होप रहनी चाहिए उससे यंग पीपल में, उनके फ्यूचर को लेके, तभी तो वो बच्चे भी पैदा करने की सोचेंगे। दूसरा है एजुकेशन को एनहांस करना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी अच्छी देनी चाहिए, इससे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है ये कम हो सकती है। दूसरा, इंप्लीमेंट करना चाहिए प्रोग्रेसिव
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए। यानी टैक्सेशन जो है वो गरीब से कम पैसे लेना, जितना ज़्यादा कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसे लेना, ये सब सिस्टम हमें और ज़्यादा इंप्रूव करना होगा ताकि लोग सोचे कि हम भी बच्चे को पैदा करें। और सोशल सिक्योरिटी की भी यहाँ बात, सोसाइटी में भी अच्छी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो इक्विटेबल सोसाइटी बननी चाहिए, लड़का हो या लड़की, इक्वालिटी दिखनी चाहिए। अगला है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, है ना। हेल्थ के लिए भी काफ़ी बड़े बड़े जो क्रोनिक कंडीशंस है या फिर जो बड़ी बड़ी बीमारी है उस पर भी इलाज होने चाहिए और सबको कहीं ना कहीं ये इलाज सब तक पहुंचने चाहिए। बड़े बड़े क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को हमें ठीक करना होगा जिससे लोगों का डर खत्म हो जाए कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा ऐसे एनवायरनमेंट में। डेमोक्रेटिक हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी हमारे देश की, जिस कारण हम कहेंगे कि हमारी लोकशाही लोकतंत्र को और अच्छा करना पड़ेगा, जिससे हम अच्छी सोसाइटी को और स्टेबल सोसाइटी को देख सके, जिससे हम भी ये सोच सके आगे जाके कि हमारी आने वाली जनरेशन स्टेबल रहेगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बताई गई है कि ये सब बहुत शॉकिंग है कि फर्टिलिटी कम होते हुए दिख रही है, और ये जो सोर्स था इस न्यूज़ का वो था लैंडसेट। अब बारी आज के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। फर्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द ग्लोबल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स consider the following statement. It is released by World Bank. Second, the report indicates primary signs of fragmentation in trade flows. Third, it is regulated by Securities and Exchange Board of India, that is SEBI. How many of the given options above are correct? Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 3. Question number 2 with reference to Sultan Bathri. Consider the following statement. Sultan Bathri has a stone temple that was known as Ganpati Vattam. Second, the temple built in the prevalent architectural style of Vijayanagara dynasty. Third, it was constructed by Jain who migrated to Wayanad from areas in present day Tamil Nadu and Karnataka in 13th century. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. Third question is with reference to the Mount Etna. Consider the following statements. Mount Etna, sometimes referred as Etna, is an active volcano on the east coast of Sicily, the third largest island in the Mediterranean Sea of the coast of Italy. Second, Etna peak is highest in Italy, south of Alps, and it is the Europe's largest and one of the most active volcanoes. Which of the following given statements are correct? Only one, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Question number 3. Question number 4 is with reference to shrinkflation. Consider the following statement. Shrinkflation involves reducing the quantity or volume of the product while keeping the retail price unchanged. Second, companies use shrinkflation to improve profit margin without overtly raising prices. Which of the given above statements is or are not correct? Only one, only two, only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Question number 5 is Operation Meghdoot was code name for Indian Army's operation to take full control of Aksai Chin, Gilgit, Siachen Glacier, Pangong Tso. अब बारी है जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर जानने की, बट उसके पहले आपको ये बता दूं कि आपको जो भी आंसर सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम समझ सके कि कितने लोग इसे सीरियसली पढ़ रहे हैं और कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो आपके नाम में पढ़ते रहता हूँ तो मुझे भी आपको जानने का मौका मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। अब बारी है क्वेश्चन जो हमने 12 अप्रैल को क्वेश्चन पूछे थे, पिछले करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर जानने की। क्वेश्चन नंबर 1 का था बी, क्वेश्चन नंबर 2 का था बी और क्वेश्चन नंबर 3 का था सी। आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।